सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दी PYQ में। फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए जो वानिकी का हिस्सा है उसमें हमारा आज का टॉपिक है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि वन उपज। वन उपज जो होती है उसको 1927 का जो वन अधिनियम है उसमें परिभाषित किया गया है, और उसमें जो धारा 2 का पार्ट 4 है उसमें इसको परिभाषित किया गया है। पिछली बार वन दरोगा के एग्ज़ाम में ये धारा पूछी गई थी, वन दरोगा। ये धारा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जो होता है वन उपज का वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या होता है, हमको जो वन से जो भी बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, जैसे कि टिम्बर, लकड़ियाँ जो घर बनाने में यूज होती हैं, फायरवुड लकड़ी जलाने के लिए, और जो लकड़ी जलने के बाद जो कोयला बचता है चारकोल, उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें टिम्बर आता है और प्लाईवुड आता है, इसका मेन है। और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है चाहे नॉन वुड, इसमें हम क्या करते हैं, जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये सारा का सारा ये वुड से रिलेटेड होता है, लकड़ी जिससे हमको लकड़ी प्राप्त होती है। और जो माइनर होते हैं वो नॉन वुड होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, पूछता है उपयोग की दृष्टि से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें काष्ठीय लकड़ी यानी कि जो टिम्बर है, दूसरा गैर काष्ठीय चाहे गैर लकड़ी, इसको हम लोग कहते हैं NTFP यानी कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और NWFP यानी कि नॉन वुडी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तीसरा है हमारा लघु चाहे गौड़ खनिज। जो गैर काष्ठीय है, मतलब ऐसी लकड़ियाँ जिससे हमको काष्ठ प्राप्त नहीं होता है, उसके अंतर्गत ढेर सारी आती हैं, जिसमें सुगंधित पौधे हैं, मतलब एरोमेटिक प्लांट, औषधीय पौधे हैं, मेडिकल प्लांट। तो इनको जो सुगंधित है और जो औषधीय है इसको मेडिकल कहते हैं, इसको एरोमेटिक कहते हैं, और उनको सामूहिक रूप से मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट कहते हैं, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में मैप कहते हैं। फिर इसमें जंगल से हमको जो तिलहन प्राप्त होता है जिससे भी तेल निकलता है, फाइबर, रेजिन, कुछ खाद्य पौधे होते हैं, बांस, नरकट और घास में इनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला हमारा इसमें काष्ठ उत्पाद। काष्ठ उत्पाद भारत में सबसे पहले जो इमारती लकड़ी है, हमको जो लकड़ी घर बनाने में यूज होती है टिम्बर वाली, वो उड़ीसा वन विभाग के द्वारा सबसे पहले मतलब उसका उत्पादन शुरू किया गया। और ये जो लकड़ी होती है ये 2 तरीके से होती है, एक तो गोल लकड़ी ये लोग काटते हैं, और दूसरी जो होती है वो चपटी लकड़ी काट काट के सप्लाई करते हैं। दूसरा है चंदन। चंदन का उत्पादन जो है वो केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, मतलब जो दक्षिण भारत के जो सबसे अंतिम के जो 3 राज्य हैं यहाँ पे, वहाँ पे होता है। प्लाईवुड जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो बोलांगीर जिला है वहाँ पे जगह है संतला, और संतला के कुइकेटा गांव में वहाँ पे प्लाईवुड का जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले चालू किया गया था, और ये 1983 में चालू हुआ था, और 1986-87 से लेकर के 92-93 तक यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो गया। तो काष्ठ उत्पाद में ये 3 प्रमुख हैं। फिर गैर लकड़ी मतलब गैर काष्ठीय लकड़ी, मतलब ऐसा उत्पाद जिसमें काष्ठ ना हो। पहला है हमारा केंदू का पत्ता। केंदू के पत्ते का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है और उड़ीसा में होता है। लेकिन जो उड़ीसा में होता है केंदू का पत्ता वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसको उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। दूसरा है बांस। बांस बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 का जो वन अधिनियम है उसमें इसको वृक्ष की कैटेगरी में रखा गया था। तो वृक्ष की कैटेगरी में अगर कोई अगर वनस्पति रखी गई है तो उसको काटने के लिए हमेशा जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो पहले परमिशन लेना पड़ता था, तो इसको काटना बहुत कठिन था। फिर भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 आया, इसके तहत इसको वृक्ष के कैटेगरी से इसको घास में कर दिया गया, और जब घास की कैटेगरी में हो गया तो इसको काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसको जंगल में चाहे जंगल के बाहर इसको लगा करके आराम से इसको काट सकते हैं, कोई परमिशन नहीं चाहिए। तीसरा है साल के बीज जो होते हैं,
ये उड़ीसा में बहुतायत में पाए जाते हैं और इनका साइंटिफिक नेम जो है वो सूर्या रोबस्टा है। फिर हमको शहद मिलता है, औषधीय पौधे मिलते हैं, रबर मिलता है, अचार और मुरब्बा मिलता है और काजू व मसाला मिलता है। अब ध्यान देंगे इसमें कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको काष्ठ मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, गैर लकड़ी चाहे गैर काष्ठीय वन उत्पाद हो गए। तीसरा हो गया खनिज उत्पाद। खनिज उत्पाद में जो बायोडीजल होते हैं, हम जंगल में ऐसे पौधे लगा सकते हैं कि जिससे हमको, जैसे जेट्रोफा हम लोग लगाते थे पहले, तो उससे हमको मिल सके, या फिर जो पशु होते हैं जंगल में मर जाते हैं उनकी चर्बी होती है, तेल निकलता है, कई पौधों से अपशिष्ट तेल मिलता है और वनस्पति से हमको तेल मिलता है। तो ये सारे के सारे खनिज उत्पाद की कैटेगरी में आ गए। कुछ अन्य वन उपज होते हैं, 3 कैटेगरी यहाँ पे मुख्यतः खत्म होती है। जो अन्य वन उपज हैं इनको हम देखते हैं। तो पहला है गोंद। गोंद जो है वो हमको बबूल के वृक्ष से प्राप्त होता है और ये एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है। गोंद को पानी में भिगो के खाया भी जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज चिपकाने में होता है, प्रिंटिंग में होता है, टेक्सटाइल की फिनिशिंग में होता है, कागज़ छाँटने में होता है, पेंट में होता है, कैंडी में होता है और ड्रग्स बनाने में होता है। दूसरा है तेंदू। तेंदू का जो पत्ता होता है वो बीड़ी को लपेटने में काम आता है। देखे होंगे आप लोग, जो बीड़ी ऐसे लपेटी गई रहती है उसमें जो पत्ता यूज होता है वो तेंदू का चाहे फिर केंदू का पत्ता होता है। तीसरा है बेंत। बेंत का यूज हम लोग घरेलू सामान बनाने में करते हैं, जैसे कि तार बनाने में करते हैं, रस्सी, थैला, चटाई और टोकरी। जो वन उपज है, वन उपज की जो ऑफिशियल जो परिभाषा दी गई है, जो 1927 का एक्ट है, 1927 के धारा 2 के 4 में, वो यही है। इसमें कहा गया वन उपज में क्या क्या आता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कत्था, काष्ठ से निकलने वाला तेल, राल, प्राकृतिक वार्निश, जो पौधों की छाल होती है वो, लाख, हरण चाहे हर्रे, महुआ का फूल, पेड़ व पत्ते और उनसे निकलने वाला फल, मिलने वाला फल। फिर पौधों में घास, लता, नरकट, काई, ये सारा हो गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई वन उपज में काउंट नहीं करेगा। मतलब जनरली लोग काउंट नहीं करते हैं, अगर स्पेशलिस्ट को पढ़ा ना गया हो तो वन उपज में आ गया जंगली जानवर, और जंगली जानवर के जो अंग होते हैं वो भी, जैसे खाल हो गया, दांत, सींग और हड्डी, कोकून, शहद, मोम, और वन से प्राप्त, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सतही मिट्टी जो होती है, सतही मिट्टी जिस पर काई जमी हुई हो वो मिट्टी, और कुछ विशेष चट्टानें अगर उस जंगल में प्राप्त हो रही हैं तो, और कुछ विशेष खनिज प्राप्त हो रहा हो तो वन उपज में ये इतनी चीज़ें आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन से क्वेश्चन बना के जरूर पूछाता है। फिर हमारा चौथा उत्पाद है टैनिन चाहे रंग। ये हमको मैंग्रोव में चाहे अर्जुन की छाल से मिलते हैं। चेस्टनट, कैसुएरिना वृक्षों की हमको ये छाल से प्राप्त होते हैं, ये छाल से प्राप्त होते हैं, और ये चमड़े की खाल को बनाने में इनका यूज किया जाता है। इनका मुख्य यूज वो रंगने के काम में आता है। फिर आता है रेजिन। रेजिन जो होता है वो चीड़ के वृक्ष से, चीड़ यानी कि पाइन, हमको चीड़ के वृक्ष से हमको रेजिन प्राप्त होता है, और उसका उपयोग जो है वो स्याही में चाहे स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट में, पेंट में, ऑयल में, लिनोनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सीलिंग वैक्स में। छठवां है लाख। ये पिछली बार वन दरोगा में ये क्वेश्चन यहीं से बना था। वन दरोगा में क्वेश्चन जो है वो यहीं से बना था पिछली बार। जो लाख होता है ये लक्का, केरिया लक्का कीड़े की ये राल होती है। इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो औषधि बनाने में, रंगने में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशम को रंगने में, पेंट में, मोम में, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में, स्प्रिट में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया भारतीय लाख अनुसंधान जो संस्थान है वो रांची में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर कत्था है। कत्था जो है वो खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है, और दिया सलाई जो है वो पॉपुलर के वृक्ष से प्राप्त होती है। जो भी ट्राइफेड जो है, इसका निर्माण, इसकी ज़रूरत हुई क्यों, हुआ क्या कि जो भी जंगल में जो भी प्रोड्यूस होता है, तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो पहले क्या होता था कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर ये लोग
10 रुपये में बेचते थे। चूँकि जो जंगल के लोग होते हैं उनको वस्तुओं का उचित मूल्य की जानकारी होती नहीं है, तो अगर वो किसी वस्तु को 10 रुपये में बेच रहे हैं तो उस वस्तु का उनको उचित मूल्य मिलता नहीं था। तो गठन किया गया ट्राइफेड का। ट्राइफेड क्या करती है? ट्राइफेड सहायता करती है उचित मूल्य के निर्धारण में भी, और उनको बेचने के लिए उनको एक अलग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जो जनजातीय लोग होते हैं उनको। तो मान लीजिए अगर इसका वास्तविक मूल्य, अगर मार्केट वैल्यू अगर 80 रुपीज़ है तो इसको 80 में बेचेंगे तो इनको +70 का ज़्यादा फायदा हुआ। इसीलिए ट्राइफेड का गठन किया गया। तो ट्राइफेड जो है इसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। यहाँ पे ध्यान से इसका नाम देखिए ज़रा, क्या है? कोऑपरेटिव, मतलब जो ट्राइफेड है और जो जनजातीय लोग हैं ये लोग मिल करके बेचेंगे। और ये मार्केटिंग का इनका काम है। मार्केटिंग का डेवलपमेंट फेडरेशन है ये ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का फेडरेशन है जो मिल करके मार्केटिंग को डेवलप करेंगे, यही है। ये जो अंडर में किसके आता है? तो अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स मतलब जनजातीय मामले, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में मोटा कहते हैं। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में और इसने 1988 से अपना काम करना चालू कर दिया। ये अंडर है मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सोसाइटी एक्ट है ये 1984 में बना है। इस एक्ट के अंतर्गत ये बनाया गया है। और ये अंडर, मतलब जिस समय ये बना था ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत ये बनाया गया था। बाद में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर है इससे हट करके ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसके अंतर्गत ये हो गया। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि जब ये बना था तो 1984 के एक्ट के तहत ये बना है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंतर्गत ये बना है। और ये जब बना था तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत ये था। फिर ये ट्राइफेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आ गया। 1999 में जो ट्राइफेड है उसने एक रिटेल आउटलेट लॉन्च किया जिसका नाम था ट्राइब्स इंडिया। ट्राइब्स इंडिया क्या है? ट्राइब्स इंडिया एक प्लेटफॉर्म है। ट्राइब्स इंडिया जो सरकार है वो जो ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप यहाँ पे आइए, अपने प्रोडक्ट का शोकेस करिए, अपने प्रोडक्ट को आप दिखाएंगे, लोग उसको देखेंगे और ख़रीदेंगे उचित मूल्य पे। तो ये सबसे पहले यही स्टार्ट किया गया था 1999 में। ट्राइफेड ने ट्राइबल जो आर्ट होती है और जो उनकी क्राफ्ट होती है उसका प्रोक्योरमेंट कर रहा था, ये ट्राइफेड करता था। और इसके लिए एक रिटेल आउटलेट, ये लाइन रिटेल आउटलेट खोला जिसका नाम था ट्राइब्स इंडिया, और ये नई दिल्ली में खोला गया। इसका एम था फेयर प्राइस। इसका एम क्या है? इसका एम है फेयर प्राइस, मतलब कि उनको उचित मूल्य दिलवाना ऑफ जो माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ठीक है, जो गौण वन उपज हैं उसका इनको फेयर प्राइस दिलवाना। फिर है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है और जो ट्राइफेड है इन दोनों का मिला जुला है ये एक प्रयास, और ये 2017 से प्रारंभ हुआ है। इसमें होता क्या है कि इसमें शोकेस करते हैं, दिखाते हैं ट्राइबल क्राफ्ट एंड अदर प्रोडक्ट। जंगल से जो भी वन उपज प्राप्त होती है उसको यूज़ करके जो भी बनाते हैं लोग, जैसे बेंत से अगर ये कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको यहाँ पे आके शो करेंगे, जिसको पसंद आता है वो वहाँ से खरीद लेता है। तो ये आदि महोत्सव हो गया। वन धन योजना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है ट्राइफेड के अंतर्गत। वन धन योजना जो है वो 14 अप्रैल 2018 को चालू की गई। जो 14 अप्रैल है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पे अब स्टार्ट किया गया है। और जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, मतलब ये लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे थे कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, तो इसको उसी तरह स्टार्ट किया गया था। और ये बीजापुर छत्तीसगढ़ से इसको स्टार्ट किया गया था। वन धन योजना के अंतर्गत में वन धन विकास केंद्र बनाते थे ये लोग। वन धन विकास केंद्र बनता है और एक वन धन विकास केंद्र की जो लागत है वो 25 लाख रुपए है। ये कितना है? ये 25 है, 25 लाख।
25 लाख लगता है, जिसमें से इसको 4 हिस्से में अगर बांट दें 25 लाख को, 6,25,000 आएगा। तो जो उसका 3 हिस्सा है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देता है और एक हिस्सा जो है वो स्टेट देता है, जिस स्टेट में भी जनजातियां हैं। तो उसमें से 6,25,000 स्टेट देगा और जो पैसा बचेगा वो ट्राइबल अफेयर देगा। एक वन धन विकास केंद्र में जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे एक केंद्र के अंतर्गत 15 जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? गांव में जैसे जितने भी लोग हैं तो उसमें से कुछ लोग आएंगे कि हम लोग कुछ व्यवसाय करते हैं, ठीक, तो मिल करके वो कुछ अपना एक व्यवसाय शुरू करेंगे, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। और ये 15 लोग मिल मतलब 15 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो एक वनधन केंद्र के अंतर्गत आता है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें 20 लोग होते हैं। तो 15 ग्रुप है और 20 लोग होंगे, तो 15 गुणे 20 यानी कि एक वन धन जो विकास केंद्र है उसके अंतर्गत 300 लोग काम करेंगे। 300 लोग काम करेंगे। स्टार्टिंग में इनका टारगेट यही था कि जो स्टार्टिंग का जो 2 वर्ष है उसमें हम लोग 600 वनधन केंद्र खोलेंगे, 3,000 पहले साल और 3,000 दूसरे साल। ये 3 राज्यों में नहीं था, हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे जो जनजाति लोग हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और दिल्ली तो पूरी तरीके से शहरी आबादी है। जो सर्वाधिक जो वन धन केंद्र खोले गए हैं आज की डेट तक, वो सबसे ज़्यादा खोले गए हैं आसाम में। सबसे ज़्यादा कहाँ खुला है? आसाम में। लेकिन खुलने के बाद बहुत ढेर सारे वन धन केंद्र बंद भी हो गए। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल मतलब जो चालू पोजीशन में है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 25 वन धन केंद्र खुले थे, लेकिन जिसमें से लगभग सारे बंद हो गए। केवल प्रेजेंट टाइम में 6 जो है वो ऑपरेशनल है, मतलब 6 जो है वो चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड का एक स्कीम मिल के लोग लेके आए थे जिसका नाम है MSP फॉर MFP। MSP मतलब क्या हो गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए। जैसे कि जो हमारी मतलब वन उपज को छोड़ दें, जो सामान्य जो फसल होती है भारत में, तो उसमें जो 23 फसल हैं उनको दिया जाता है MSP। ऐसे ही जो वन उपज होती है उसके लिए भी 2013-14 में स्कीम आया था। 13-14 में स्कीम आया था MSP फॉर MFP। और इसमें जो वहाँ के लोग होते थे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हर फसल का दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि ये एसोसिएशन विद यूनिसेफ, ये यूनिसेफ की मदद से ये स्कीम आई थी। केंदू का पत्ता जो है इसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ग्रीन गोल्ड उड़ीसा का। वैसे तो उड़ीसा में तीसरे नंबर पर इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन उड़ीसा में जो पत्ता होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो इसीलिए इसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं उड़ीसा का। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत कठिन हो जाएगा। जो भी लोग वन पे आश्रित हैं, फॉरेस्ट जो भी लोग ड्वेलर्स हैं, आर लीगली एम्पावर्ड विद द ओनरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ MFP थ्रू। मतलब कि जो भी लोग वन पे आश्रित हैं उनको लीगैलिटी मिलती है, मतलब उनको पावर मिलता है कि जो भी वन उपज होती है, ठीक है, उनका यूज करने के लिए मतलब उनको लीगैलिटी मिलती है, मतलब उसको वो यूज कर सकते हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं है, सरकार उसको रोक नहीं सकती है। तो पूछता ये है कि किस एक्ट के माध्यम से उनको ये पावर दी गई है। तो पहला हमारा है पेसा एक्ट जो 1996 का है। दूसरा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का। और तीसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। तो तीनों एक्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो तीनों एक्ट हैं ये फॉरेस्ट ड्वेलर के अधिकार से संबंधित हैं। मतलब जो वन में लोग रहते हैं उनके जो वन उपज यूज करने का अधिकार है ये तीनों उसी को देते हैं। अगली स्कीम है हमारी PTPNER, मतलब प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट।
जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट हैं उनका प्रमोशन करेंगे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पे। ये अभी जल्दी स्टार्ट किया गया 2 साल पहले 2023 में, और ये भी ध्यान देगा ये भी 18 अप्रैल को ही है, मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे ही है। और ये इम्फाल मणिपुर से लॉन्च हुआ है। इसका बनाने का उद्देश्य क्या है कि ये सपोर्ट करेगा प्रोक्योरमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, मार्केटिंग में और ट्रेनिंग में। मतलब जो भी जनजाति लोग हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको मार्केटिंग सिखाया जाएगा बेचने के लिए, और उनको लॉजिस्टिक उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कहाँ सामान को सेफ रखना है कि प्रोडक्ट बेकार ना हो, सब कुछ उनको सुविधा दी जाएगी। तो ये इसके लिए। फिर अगला है हमारा एक मेला जो है वो शुरू किया गया है, जिसका नाम है TAEM, ट्राइबल का आर्टिसियन इम्पैनलमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो ये गलत मत करिएगा, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इम्पैनलमेंट है। और मेला 2024 में ये उत्तर प्रदेश में गणेशपुर वाराणसी में हुआ है। तो हमारा आज का टॉपिक काफ़ी छोटा था और ये ख़त्म हो चुका है। इसमें जो प्रमुख हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, ये फॉरेस्ट ड्वेलर को जो राइट मिलता है जो वन उपज उनको यूज़ करने का, तो किस किस एक्ट में आएगा। ऐसे क्या करेगा कि 4 एक्ट का नाम दे देगा, या फिर अगर 5 ऑप्शन होते हैं तो हो सकता है कि 5 एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन करके दे। तो उसमें से ये 3 हो गए। फिर इसको ग्रीन गोल्ड कहाँ का कहा था, चूँकि प्रोडक्शन तो तीनों जगह पे होता है, लेकिन ग्रीन गोल्ड केवल उड़ीसा वाले को कहा है क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। ये पूछ सकता है। ये तो वैसे चूँकि पुराना हो गया, ये MSP फॉर MFP जो स्कीम है ये पुरानी हो गई, लेकिन ये जो है ये बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो यूनिसेफ है उसके एसोसिएशन से ये जो प्लान है ये लेके आया गया था। वन धन योजना जो है ये पिछली बार वनदरोगा में पूछा था, लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं पूछा था। तो डिटेल में कुछ पूछ सकता है कि इसमें जो एक विकास केंद्र होता है, जो एक विकास केंद्र उसकी लागत कितनी है, तो 25 लाख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इसमें जो जनजाति मंत्रालय है और जो राज्य है उसका कितना कितना जो हिस्सा है वो लोग देते हैं, ये हो गया। और एक चीज़ ये पॉइंट 3, और ये डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पे ये स्टार्ट हुआ था। आदि महोत्सव हो गया। ट्राइफेड का जो ट्राइब्स इंडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिटेल आउटलेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो गया, ट्राइफेड के बारे में। ट्राइफेड जो है वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत में था, बाद में फिर ये मोटा के अंतर्गत में हो गया। और ये जो भी है ये वन उपज है छोटे छोटे, जैसे लाख है, पिछली बार पूछा था, हो सकता है कत्था पूछ सकता है, चाहे रेजिन पूछ सकता है कि किस वृक्ष से प्राप्त हो रहा है। पिछली बार पूछा था लक्खा, जो लाख है वो किस कीड़े से मिलता है, मतलब जो केरिया लक्का है इससे मिलता है। फिर वन उपज की परिभाषा में जंगली जानवर भी आते हैं, उनके अंग भी आते हैं, सतही मिट्टी चट्टानें भी आती हैं। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट में। गोंद जो है वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है और इसका यूज क्या क्या है। तेंदू जो है वो बीड़ी लपेटने में यूज होता है। और बांस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांस जो है अब ये मतलब वर्तमान में ये घास की कैटेगरी में आता है, पहले ये वृक्ष की कैटेगरी में आता था। जो 1927 का एक्ट है इसमें संशोधन किया गया, उसको 2017 में इसको घास की कैटेगरी में डाल दिया गया। इंपॉर्टेंट ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैसे कोई लघु गौण खनिज दे देगा, चाहे कोई खनिज दे, मान लीजिए बांस दे दिया, पूछ लिया कि बांस जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो काष्ठीय में आता है कि गैर काष्ठीय में आता है कि गौड़ चाहे लघु खनिज में आता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो बांस जो है वो गैर काष्ठीय में आता है। तो बस हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।